हाँ जी, कैसे हैं आप सब सीए फाइनल करने वाले बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेट ए सेल्फ बेस्ड एग्जाम के अंदर। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वाइंडिंग अप। भाई साहब, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट लग रहा है सेल्फ बेस्ड एग्जाम बनाते हुए ना बड़ा बेदर्दी हुआ है, बड़ा बेदर्दी, जिसने दिल अपना साइड पे रख दिया। भाई साहब, जब कंपनी एंड जब कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ सब्जेक्टिव था तब इतना सिलेबस नहीं रखा, अब उठा के ऐसे डाले गया मतलब क्या बेदर्दी आलम कर रखा है कसम से। चलो जी, वाइंडिंग अप को देख कर तो यही याद आता है। अब सवाल उठा कि वाइंडिंग अप सर क्या जरूरत है वाइंडिंग अप हमें यहाँ करने की, जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ तो गया है। बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, और इनफैक्ट कंपनीज का वाइंडिंग अप तो आजकल हम सुनते हैं कि केवल आईबीसी में होता है, तो फिर यहां ले देकर हम क्यों मजे लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल ठीक, क्या मजे लेने के लिए क्यों आए हैं, चलिए देखते हैं जी। एक्चुअल में पूरे वाइंडिंग अप को अब मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। देखो जी, एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब अपनी इच्छा से कोई कंपनी बंद होना चाहेगी, फॉर एग्जाम्पल विप्रो ऑयल अच्छी खासी चलती खासी कंपनी थी। कंपनी के घर के जो चिरागे आलम थे, जिनका नाम था अजीम प्रेम जी, वो हार्वर्ड से पढ़ के आए और बाप दादा ने कहा चल बेटा अब विप्रो ऑयल को आगे बढ़ा। बट दोस्तों ने कहा ले क्या फायदा पढ़ने का, विप्रो से क्या फायदा हार्वर्ड से पढ़ के आने का, रहा तो फिर भी तेली का तेली। बच्चे ने दिल पे ले लिया, उसने विप्रो ऑयल की बंद और नई कंपनी खोली विप्रो टेक्नोलॉजी, जो आज आपके सामने है। तो फिर विप्रो ऑयल का क्या हुआ, वो अपनी इच्छा से बंद कर दी गई। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, जब भी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का प्रोविजन आएगा तो कहां पर जाएंगे हम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। दूसरी बात, आज तक तो हम यही जानते थे कि वाइंडिंग अप का मतलब कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया होगा और क्रेडिटर कंपनी को कॉलर से पकड़ के ले गए होंगे, चल बेटा वाइंडिंग अप में चल। यही सुना था कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, नॉन पेमेंट ऑफ डेट, तो फिर ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे डेट्स, ये केस भी हम करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप वहीं करेंगे, वाइंडिंग अप ड्यू टू द डिफॉल्ट वहीं करेंगे। जो रह गया वो कंपनी एक्ट में होगा। अब कुछ रह गया है, वैसे रह गया होगा कंपल्सरी वाइंडिंग अप, तभी सेक्शन बने हुए इतने सारे 271 टू 376। बाप रे, 105 सेक्शन, इतने तो डायरेक्टर में नहीं पढ़े हमने। वहां भी 149 से लेकर 205 में वो भी उसकी सांस फूल गई थी, तो ये तो 105 सेक्शन। हाँ, बट कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सीए इंस्टीट्यूट का, जिसने सारे सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं रखे। 105 में से हार्डली 50% सेक्शन हमारे सिलेबस में है, तो मतलब वी हैव टू गो थ्रू नियर अबाउट 50 सेक्शंस, 50-55 सेक्शंस वी हैव टू गो थ्रू। सर इस चैप्टर की वेटेज, अब देखो वेटेज तो अब एमसीक्यू बनाना है तो वेटेज तो हर चैप्टर की, एमसीक्यू बनाने में तो वो 4-5 चैप्टर मिलाकर भी क्वेश्चन बनाएगा। तो इस हिसाब से एक जमाना था जब मैं कहता था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में कि ठीक है अगर छोड़ना ही है तो इस चैप्टर को छोड़ देना पेपर में, मतलब मैं तो करा रहा हूं मगर तुमने छोड़ना तो छोड़ देना। बट ये बात मैं अब सेल्फ बेस्ड एग्जाम में नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि उसने तो एमसीक्यू बनाने हैं और एमसीक्यू रोज के रोज आने हैं, तो रोज के रोज केस स्टडियां बन रही हैं, रोज के रोज नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तुम्हारी किस्मत में कौन सी केस स्टडी है ये कैसे पता लगेगा, तो छोड़ के जाना बनता नहीं है। वैसे भी छोड़ के अगर जाना ही है ना, अगर जाना हुआ तो कौन सा पोर्शन छोड़ के जाना, वो सेबी एलओडीआर वगैरह पोर्शन फिर भी छोड़ जाना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो कराऊंगा, बट फिर भी अगर छोड़ के जाना हो तो वो पूरा पोर्शन छोड़ के जाना, मगर ये पूरा पोर्शन करके जाना। कोई पोर्शन ऐसा ना हो कि कर रहे हो और अधूरा कर रहे हो, वो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो पोर्शन करना तो पूरा करना। फिलहाल वाइंडिंग अप, अच्छा अब सवाल उठा कि सर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप वहां पर आ गया, नॉन पेमेंट ऑफ डेट वहां पर आ गया आईबीसी के अंदर, तो ये अब कौन से सिनेरियो बचे हैं, कौन से सिनेरियो बचे हैं। वाई अंडर द कंपनीज एक्ट द सेपरेट प्रोविजंस, क्यों, क्योंकि all the sections covered under the Companies Act provide for a situation where the company can wound up under the supervision of the court। देखो वो सारे सिनेरियो जब कंपनी वाइंडिंग अप करना चाहती है, अभी पढ़ेंगे कौन से सिनेरियो है, बट कंपनी को डायरेक्टर्स पर विश्वास नहीं है, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर पर विश्वास नहीं है,
तो वो कहते हैं कि हम सुपरविजन, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया, कंपनी अपनी इच्छा से भी बंद नहीं होना चाह रही, सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो गए हैं कि या तो शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स पे विश्वास नहीं रहा और वो चाहते हैं कि अब वाइंडिंग अप कर दिया जाए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कंपनी में, अब बंद कर दिया जाए, या फिर कंपनी ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना बंद कर दिया, एनुअल रिटर्न सबमिट करना बंद कर दिया है, कंपनी ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिससे कि देश की एकता और अखंडता को खतरा है, या कंपनी अश्लीलता को, एडल्ट्री को बढ़ावा दे रही है। फॉर एग्जांपल वो है नहीं अपनी शेट्टी 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 शेट्टी, और उनके वो जो हस्बैंड थे, याद है, समझ गए होगे, राज बाबू। तो राज बाबू की कंपनी बंद हुई थी ना, वो क्या कर रही थी, ठीक है ना, ऊट पटांग फिल्में बना रही थी। तो फिर तो अगर इस तरीके की कोई भी हरकत हुई तो भी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसे सिनेरियो आज की डेट में कंपनी में है। मगर सबसे खास बात कंपनीज एक्ट की क्या है कि कंपनीज एक्ट में जिन भी कंपनियों का वाइंडिंग अप होता है वो सब का सब वाइंडिंग अप सुपरविजन में होता है। किसके सुपरविजन में? कोर्ट के या ट्राइब्यूनल के सुपरविजन में होता है। तो यहां पर सारे सिनेरियो वो कवर किए गए हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले पैरा नंबर 8.1, वो कौन से सरकमस्टेंस है जिसमें कंपनी का वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल के द्वारा हो सकता है। सेक्शन 271 क्या कहता है जी? कहता है कंपनी में ऑन द पेटिशन अंडर सेक्शन 272 बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। ये क्या 271 में 272 का रेफरेंस, मतलब घबराने की बात नहीं है। क्या कहता है? 271 वो सिनेरियो बताता है कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप इस यहां पर हो सकता है, और 272 में एप्लीकेशन फाइल करने की बात कहता है। मतलब 272 में एप्लीकेशन फाइल होगी, और अगर सिनेरियो वो है जो 271 में है तो कंपनी एक्ट में आ सकते हो। एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? 272 में देखेंगे। सिनेरियो कहां दिए हुए हैं? 271 में। ठीक है, तो 271 सिनेरियो बताता है पहला, इफ द कंपनी हैज बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। लो जी, सबसे पहला शेयर होल्डर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, नहीं 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 मुझे नहीं खेलना, मैं नहीं खेलना, खत्म करो कंपनी को। ठीक है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, वाइंडिंग अप हो गया होगा कंपनी का। Second, if the company has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, हिंदी में कहते हैं एकता और अखंडता के खिलाफ कंपनी ने मिलिटेंसी को प्रमोट किया है, कंपनी ने देश में दंगों को प्रमोट किया है, कंपनी इस तरीके के कामों में लगी हुई है। द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट, किसी देश के साथ हमारे संबंध खराब करने में लगे हुए हो तुम। एंड द पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, फॉर एग्जाम्पल कुंद्रा, समझ गए होगे। चले तो कंपनी अगर ऐसे काम करने में लगी हुई है तो भी कंपनी के खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कंपनी का वाइंडिंग अप किया जा सकता है। एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा ये देखेंगे, सेक्शन 272 बताएगा। फिलहाल, if on the application made by the registrar or any other person authorized by the central government, okay, by the notification, the tribunal is of the opinion, tribunal का opinion क्या है, that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner, सत्यम for example, अगर कंपनी के बिजनेस में फ्रॉड किया गया है, या फिर द कंपनी वॉज फॉर्म्ड फॉर द फ्रॉडुलेंट पर्पस, फ्रीडम 251 मोबाइल, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन सारे एग्जांपल्स को। आगे, द पर्सन कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर हैव बीन गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, मिसफीजेंस, मिसकंडक्ट, ऑलरेडी अगर याद हो तो 241 सबसेक्शन 3 के अंदर सब चीजें पढ़ चुके हैं, याद करो जी। फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में जो बंदा है वो गिल्टी ऑफ द फ्रॉड वगैरह है, विजय माल्या। ठीक है जी, तो फिर ट्राइब्यूनल का ओपिनियन है कि इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी बी वाउंड अप, कि ये सही रहेगा कि कंपनी का उठा के वाइंडिंग अप ही कर दिया जाए। ट्राइब्यूनल की नजर में ये एकदम सही स्टेप रहेगा कि कंपनी का उठाकर वाइंडिंग अप कर दिया जाए। ये थर्ड सिनेरियो है। फिर आते फोर्थ पर। हाँ जी, इफ द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्ड है और एनुअल रिटर्न, दोनों में से किसी को भी फाइल करने में डिफॉल्ट हो, पर कितने साल का? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, लगातार 5 साल का। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में क्या था? लगातार 3 साल का डिफॉल्ट होने पर आप डायरेक्टर से डिस्क्वालीफाई होते हो, बट लगातार 5 साल का डिफॉल्ट, इन दोनों में से किसी में भी एक में डिफॉल्ट हुआ लगातार 5 साल का, तो फिर कंपनी का वाइंडिंग अप जस्टिफाइड हो जाता है। कैसे? मैंने वही एग्जांपल जो उस टाइम 164(2) में लिया था यहां लिया है, बट 3 साल का बढ़ाकर 5 साल का पीरियड कर दिया है। 15-16 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल्ड, ये नॉट फाइल्ड, डिफॉल्ट है यस, क्योंकि दोनों में से कोई एक डिफॉल्ट चाहिए।
16 17 नॉट फाइल्ड, फाइल्ड डिफॉल्ट है, यस, दोनों में से एक चाहिए। फिर 17 18 ये फाइल्ड, नॉट फाइल्ड डिफॉल्ट है, यस, दोनों में से एक। 18 19 नॉट फाइल्ड, फाइल्ड डिफॉल्ट है, यस। 19 20 फाइल्ड, नॉट फाइल्ड डिफॉल्ट है, यस। तो टोटल 5 कंसेक्यूटिव डिफॉल्ट हो गए, यस। तो फिर क्या पेटिशन अलाउड है? हाँ जी, पेटिशन अलाउड है, और कंपनी में भी ऑर्डर्ड फॉर द वाइंडिंग अप, कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर किया जा सकता है, बट ये सब कुछ होगा ट्राइब्यूनल की नजरों के सामने। की पॉइंट, अगर ट्राइब्यूनल का ये ओपिनियन है कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब इट वुड बी सही रहेगा, ये सही रहेगा, इट वुड बी जस्टिफाइड कि हम कंपनी का वाइंडिंग अप कर दें, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि कंपनी का वाइंडिंग अप करना सही रहेगा। मतलब दिस इज कॉल्ड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। ट्राइब्यूनल के नजर में अब जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है कि कंपनी का वाइंडिंग अप कर देना चाहिए। For example, why the members would opt for section 271 rather than voluntary winding up under section 59 of the IBC? आपके दिमाग में भी आया होगा कि भाई जब आपके पास जरिया है, जब आपके पास जरिया है कि मेंबर्स जो है वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते हैं, तो फिर यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास क्यों करेंगे जब वहां पे वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर दें? नहीं नहीं, देखो, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप और यहां पर जो स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा गया है सेक्शन 271 क्लॉज ए के अंदर, उन दोनों में फर्क क्या है? अगर मेंबर्स को डायरेक्टर के ऊपर विश्वास है तो वहां पर जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा वहां पर भी होगा, वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, कुछ केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। तो वहां पर जो रेजोल्यूशन होगा वो कब होगा? जब मेंबर्स को कंपनी के डायरेक्टर्स पर विश्वास है, ठीक है, तो फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जाके करना पड़ेगा, सेक्शन 59। परंतु अगर मेंबर्स को कंपनी के डायरेक्टर्स पर 1% भी विश्वास नहीं है, वो कहते हैं नालायको, हम तुम्हारे अंडर वाइंडिंग अप करना ही नहीं चाहते, हम तो ट्राइब्यूनल के अंडर करना चाहते हैं। तो फिर क्योंकि ट्राइब्यूनल की शरण में आना चाहते हो तो एक काम करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फिर कंपनीज एक्ट में आ जाओगे। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। तो इफ द मेंबर हैव द कॉन्फिडेंस ऑन द फेथ ऑफ द मैनेजमेंट, ये कहीं लॉ में नहीं लिखा, ये सारी इंटरप्रिटेशन है। समझ गए होगा कि ना, अभी तक जितने डब्बे में करा रहा हूं, डब्बों का मतलब ही इंटरप्रिटेशन है सब। चलिए, बट इफ द मेंबर्स हैव नो फेथ इन द मैनेजमेंट, विच सेक्शन यू वुड ऑप्ट? सेक्शन 271। इतनी बात क्लियर? जस्ट एंड इक्विटेबल के कुछ एग्जांपल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, पहला, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। भाई साहब, मैनेजमेंट जहां मिलता है दे मुक्के दे लाते हैं एक दूसरे को, मतलब यही चल रहा है, तो एक दूसरे से बोलचाल बंद है, मतलब दे आर नॉट इवन ऑन द स्पीकिंग टर्म्स। क्या फायदा ऐसा? फिर परपेचुअल लॉसेस, कंपनी लगातार लॉसेस में चल रही है, बट ध्यान रखना, लगातार लॉसेस में चलना इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। ऐसा तो एयर इंडिया भी लॉसेस में चल रही है। लॉसेस में तब माना जाएगा जस्ट एंड इक्विटेबल व्हेन द ट्राइब्यूनल सी कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट कंपनी कैन टर्न आउट टू बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी, मतलब फ्यूचर में भी संभावना नहीं है, यानी कि नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी ऑफ becoming profitable in फ्यूचर में भी कुछ नहीं हो सकता। थर्ड, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, लॉस है, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी बनाई गई थी, वो ऑब्जेक्ट ही कहीं खो गया है। फॉर एग्जांपल, मैं बना था बिस्लरी वालों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैंने लेनी थी, उन्होंने कहा जी आपको कंपनी खोल के आना पड़ेगा। मैंने कंपनी खोल ली, पोपली बिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मैं पूछा, मैंने कहा मैं आ गया, उन्होंने कहा सॉरी बहुत देर कर दी सनम आते आते, अब तक तो हम बिस्लरी की वो जो अपनी फ्रेंचाइजी है वो किसी और को दे चुके हैं। बताओ, मैंने तो कंपनी इसलिए बनाई थी, मेरा कंपनी बनाने का ऑब्जेक्ट ही यही था कि मैं तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहता हूं, तुमने वही मुझे नहीं दी। तो क्या कंपनी का वैलिड ग्राउंड है ये जस्ट एंड इक्विटेबल? यस, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट था जिसके लिए कंपनी का जन्म हुआ था, वो मेन ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया है। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, ठीक है। केस लॉ है हमारे पास, एक हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन द वर्धमान यार्न्स एंड थ्रेड लिमिटेड वर्सेस इंडस गारमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसमें क्या किया गया, हुआ क्या, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया दैट वेयर इन द ईमेल रिस्पोंडेंट कंपनी हैड एक्नॉलेज टू पे आउटस्टैंडिंग ड्यू टू द पेटिशनर कंपनी। तो पेटिशनर कंपनी कौन थी हमारी? वर्धमान यार्ड्स और इंडस गारमेंट्स ने एक ईमेल लिखी वर्धमान वालों को, जहां एक्नॉलेज किया कि भाई मुझे तुम्हें पैसा देना है, बट हैव फेल्ड टू पे द सेम।
पे नहीं कर पाए। एंड द रिस्पोंडेंट आल्सो एडमिटेड दैट इट्स बिजनेस ऑपरेशन हैड बीन स्टॉप्ड, और ये भी कहा, पहले तो एक्नॉलेज किया अपना डेट, फिर ये भी कहा कि जी हमारा बिजनेस जो है अब बंद हो चुका है, क्या करें। तो फिर इट वाज अ जस्ट एन इक्विटेबल दैट रिस्पोंडेंट कंपनी बी वाउंड अप। आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है, वो ये कि सर जी ये क्या हुआ, जब फेल्ड टू पे द डेट है तो दिस वुड बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर द वाइंडिंग अप बट अंडर द आईबीसी। बात तो बिल्कुल ठीक है, बट जब ये केस आया था, जब ये केस बना था, तब उस टाइम आईबीसी नहीं था, तो इसलिए क्योंकि आईबीसी नहीं था तब ये कंपनीज एक्ट में ही आना था। बट फिलहाल इसका क्रक्स ध्यान करना, क्रक्स ये है कि अगर कंपनी ने पहले एक्नॉलेज किया है कि हम तुम्हारा डेट ड्यू है, मानते हैं, फिर उसके बाद कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई हम बिजनेस नहीं चला पा रहे, हमारा बिजनेस बंद हो चुका है, तो बिजनेस बंद हो चुका है तो सामने वाली पार्टी आपको वाइंडिंग अप के लिए केस आपका फाइल कर सकती है। ठीक है, ये और बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दे वो आईबीसी में फाइल करेगी या कहां करेगी, तो फिर ध्यान रखना लॉजिकल ये केस डिफॉल्ट के कारण हो रहा है, तो आज की डेट में आईबीसी में फॉलो होना चाहिए। कौन सा वैलिड ग्राउंड है, आईबीसी आज की डेट में वैलिड ग्राउंड बनता है। बट अगर वो ऑप्शन में आईबीसी रखे ही ना और केवल ये कहे विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट बताओ, तो फिर प्रॉपर ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल, प्रॉपर ग्राउंड इज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है फिर। ठीक है, चलिए, अदरवाइज अनेबल टू पे डेट का मतलब है आईबीसी। चलिए, तो ये अपन लोगों का पूरा सेक्शन 271 था। सेक्शन 271 एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हाँ जी, कौन कौन से ग्राउंड है जिसमें ट्राइब्यूनल जो है वाइंडिंग अप करवा सकता है। पहला, अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट करी कि जी वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, रीजन क्या होगा कि शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजमेंट पे कि वो वाइंडिंग अप ढंग से करेंगे, तो इसलिए वो वॉलंटरी में नहीं जाना चाहते, वो ट्राइब्यूनल के सुपरविजन में आना चाहते हैं। सेकेंड, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार या फिर किसी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को फाइल की है और ट्राइब्यूनल का ओपिनियन ये बनता है कि भाई साहब कंपनी का अफेयर्स हैव बीन कंडक्टेड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, कंपनी को फॉर्म्ड ही फ्रॉडुलेंट पर्पस से किया गया था, द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट, तो फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग अप का। फिर नेक्स्ट, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न पिछले लगातार 5 साल से फाइल नहीं की है, लगातार 5 साल का डिफॉल्ट हुआ है। फिर उसके बाद हाँ जी, ट्राइब्यूनल का ओपिनियन ये है कि इट वुड बी जस्ट एन इक्विटेबल, की कंपनी का वाइंडिंग अप कर ही देना चाहिए, यही सही रहेगा। चलिए, फिर उसके बाद मैंने कहा ना 272 का रेफरेंस 271 में आया था। वो रेफरेंस क्या था कि भैया हु में सबमिट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन सबमिट कर सकता है 271 के वाइंडिंग अप के लिए, एप्लीकेशन कौन सबमिट कर सकता है। तो फिर 272 कहता है पेटिशन, अ पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी शैल बी प्रेजेंटेड बाय द कंपनी। हाँ जी, कंपनी कब करेगी, याद करो ना, पहला ग्राउंड ही वही था, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो कंपनी भी वाइंडिंग अप की पेटिशन सबमिट कर सकती है। दूसरा कौन कर सकता है, एनी कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज। लो जी, एक नया शब्द आज सुनने को मिला है, शायद पक्की बात है अकाउंट्स में आपने ये नाम सुना होगा कंट्रीब्यूटरी, बट आज उसका गहराई से विश्लेषण करते हैं, रहस्य जानते हैं। अच्छा, तीसरा है रजिस्ट्रार भी वाइंडिंग अप के पेटिशन सबमिट कर सकता है। वहां पे आपने देखा होगा रजिस्ट्रार फ्रॉड वगैरह के पर्पस से रजिस्ट्रार को पावर दी गई है ना एप्लीकेशन सबमिट करने की। चलिए, अब सवाल उठा कंट्रीब्यूटरी क्या होता है। कंट्रीब्यूटरी, अच्छा क्लॉज नंबर डी ई भी हैं, बट इन पे पहले आते हैं। पहले कंट्रीब्यूटरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कंट्रीब्यूटरी क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे मेंबर मतलब शेयर होल्डर। मैं कहूंगा अच्छा अब मेंबर की डेफिनेशन बताइए। मेंबर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दी गई है, जो कहता है हर वो व्यक्ति जिसका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में लिखा जाता है, जिसका भी नाम कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में लिखा जाता है, ये माना जाता है, मतलब देयर इज एम्प्लॉयड कि ही हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कि वट एवर स्टेटेड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल वो उसका पालन करेगा, वो इस बात की कसम खाता है और कंपनी भी कसम खाती है कि हम भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई बात का पालन करेंगे। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन क्रिएट करवाता है, ये क्रिएट करवाता है कंपनीज एक्ट में मौजूद सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है कि एवरी कंपनी विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना कंपनी और मेंबर के बीच में, तो फिर इस वजह से
इस व्यक्ति का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या पड़ा, मेंबर। तो यानी कि does the term member evolve due to the contract? यस, पूरा रहस्य मैंने समझाया हुआ है यहां पर। अब जैसे ही कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, वाइंडिंग अप की शुरुआत होते ही सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपनी के जितने कॉन्ट्रैक्ट है सबके सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब देयर वुड बी अ सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर एज वेल। यस भाई साहब, इसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण तो इसे मेंबर कहा गया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, तो इसलिए मैं मेंबर नाम की टर्म यूज नहीं कर सकता वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के बाद। तो वाइंडिंग अप स्टार्ट होते ही अब मेंबर को मुझे एक अलग नाम देना पड़ेगा, एक लीगल नाम उसे दिया गया है जो नाम है कंट्रीब्यूटरी। आप वर्ड कंट्रीब्यूटरी सुन के कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि कंट्रीब्यूटरी ऐसा व्यक्ति है जिसने वाइंडिंग अप में कंट्रीब्यूट करना होगा, शायद कोई कॉल की पेमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं है। अगर मेंबर फुली पेड अप है, फुली पेड अप है मतलब उसने 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करनी। इनफैक्ट ये हो सकता है कि अगर कुछ सरप्लस बचा तो वो ले जाए, उसे भी कंट्रीब्यूटरी कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझ लो। कंट्रीब्यूटरी का हिंदी में मतलब मत ले लेना कि कंट्रीब्यूट करने वाला, नो। कंट्रीब्यूटरी इज अ लीगल नेम फॉर अ कॉन्ट्रेक्चुअल नेम कॉल्ड मेंबर। मेंबर की जगह एक लीगल नेम है। एज एंड व्हेन द वाइंडिंग अप स्टार्ट्स, the term like member will ceases to exist and the contributory word will appear in place of the member। ठीक है, तो सेकंड अधिकार किसको है वाइंडिंग अप की पेटिशन सबमिट करने का? दूसरा अधिकार किसको दिया लॉ मेकर ने? पहला कंपनी को, दूसरा कंट्रीब्यूटरी को, तीसरा रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? अभी तो हमने देखा कि ऊपर सेक्शन 271 के अंदर क्लॉज नंबर सी के अंदर मैंने और डिटेल में यहां पर समझा दिया है। जैसे Z लिमिटेड एक कंपनी है, इन्वेस्टिगेशन चली इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी 213 एंड 212 या फिर 212 के अंदर। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वाइंडिंग अप में ही चलना चाहिए इस रिपोर्ट के बेसिस पर। अब सेक्शन 272 के अंदर आरओसी या इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है ट्राइब्यूनल को फॉर द वाइंडिंग अप? यस। 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में यही तो लिखा है, आरओसी और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो ग्राउंड बताया मैंने कब? इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने कहा वाइंडिंग अप सही रहेगा तो वाइंडिंग अप कर दो। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये पहला ग्राउंड हमने देखा जब रजिस्ट्रार एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। अभी और भी ग्राउंड है रजिस्ट्रार के एप्लीकेशन सबमिट करने के, चलिए चर्चा आगे करते हैं, नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं और कौन सबमिट कर सकता है पेटिशन। पहले हमने समझा कौन, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके देख लिया। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी की बात हो गई, उसके बाद रजिस्ट्रार, फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसे ऑथराइज कर सकती है? किसी इंस्पेक्टर वगैरह को अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल भी देखा। चले, उसके बाद क्या आता है? कहता है इन केस द फॉलिंग अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 271। हाँ जी, सेक्शन 271 क्लॉज बी में कौन सा केस फॉल करता है? वो जो कौन सा था जी? सेक्शन 271 क्लॉज नंबर बी क्या था? जहां अगर कंपनी ऐसा काम कर रही है कि क्या हो रहा है, देश की एकता व अखंडता को खतरा है, तो फिर कह रहे इस सिनेरियो में जहां देश की एकता व अखंडता को खतरा है, वहां पर एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? इन केस फॉलिंग अंडर क्लॉज नंबर बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लो जी, सीजी और एसजीबी फाइल कर सकते हैं, सीजी और एसजीबी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कौन कौन फाइल कर सकता है। कंट्रीब्यूटरी कर सकता है, आरओसी कर सकता है, और कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जब सॉवरेनिटी वगैरह का सवाल आएगा तो वहां पर भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये सब पेटिशन सबमिट कर सकते हैं। आगे अब कंट्रीब्यूटरी के बारे में एक पॉइंट आता है। कंट्रीब्यूटरी, क्या कंट्रीब्यूटरी पेटिशन सबमिट कर सकता है? हाँ, हम जानते हैं। कहता है जी कंट्रीब्यूटरी शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इवन इफ ही में बी द होल्डर ऑफ द फुली पेड अप शेयर। मैंने बताया था ना कि कंट्रीब्यूटरी, ध्यान रखना, ये नहीं है मतलब कि कंट्रीब्यूटरी मतलब ही विल कंट्रीब्यूट समथिंग।
No, even if you are holding a fully paid up shares in the company, then also you are entitled to be called as then also you are a contributory. ठीक है, तो contributory may be in respect of the fully paid up shares as well. Okay, the company may have no asset at all. तो कंट्रीब्यूटरी यानी कि पेटिशन सबमिट कर सकता है चाहे बेशक उसके पास फुली पेड अप शेयर्स हो। लिखने का लॉजिक क्या है, वो ये बताना चाह रहा है कि चाहे बेशक उसने कुछ कंट्रीब्यूट ना करना हो बट फिर भी वो पेटिशन सबमिट कर सकता है। या फिर सेकंड पॉइंट, कंपनी के पास कोई एसेट ना हो, कुछ ना हो, बट फिर भी कंट्रीब्यूटरी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। थर्ड, कंपनी में हैव नो सरप्लस एसेट लेफ्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स लायबिलिटी। कुछ नहीं बचा कंपनी के पास, मतलब लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद अब एसेट बची नहीं है कंपनी के पास, स्टिल कंट्रीब्यूटरी कैन सबमिट एन एप्लीकेशन। तो कंट्रीब्यूटरी इवन इफ द शेयर्स आर फुली पेड अप स्टिल ही कैन सबमिट एप्लीकेशन, इवन इफ कंपनी हैज नो एसेट एट ऑल स्टिल ही कैन सबमिट एन एप्लीकेशन, इवन इफ द मतलब इवन इफ द पेमेंट ऑफ आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी कंपनी लेफ्ट विद नो एसेट स्टिल ही कैन सबमिट एन एप्लीकेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। And shares in respect of which he is a contributory have been held by him and registered in his name for at least 6 months during the 18 months immediately before the commencement of the winding up, or have devolved on him through the death of the former holder। दोबारा सुनिएगा ये पैरा जरा ध्यान से। कहता है जी कंट्रीब्यूटरी पेटिशन सबमिट कर तो सकता है, हमने देखा हर सिचुएशन में कर सकता है, चाहे एसेट ना हो, चाहे लायबिलिटी की पेमेंट के बाद एसेट ना हो, चाहे कंट्रीब्यूटरी जो है वो फुली पेड अप शेयर्स का हो, एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। बट द पॉइंट इज कि जो शेयर्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में वो कंट्रीब्यूटरी है और वो पेटिशन सबमिट कर रहा है, वो उसके नाम पर कब होने चाहिए? फॉर कम से कम 6 मंथ ड्यूरिंग द 18 मंथ इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप शुरू होने से पहले 18 महीनों में से 6 महीने तक उसके पास शेयर रहने चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है, 18 महीनों में से 6 महीने तक उसके शेयर रहने चाहिए। अच्छा, फिर और हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम, या फिर उसको सक्सेशन के थ्रू, मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंट उसके किसी फैमिली की डेथ हुई और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मेंबर बना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर पिछले 18 महीनों में से 6 महीने इसके पास शेयर रहने चाहिए। पिछले 18 महीनों में से 6 महीने। अब इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन मेरे साथ निकालना, 18 महीने में से 6 महीने। ओके, हाँ जी, वेदर द कंट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड टू होल्ड शेयर फॉर, दो इंटरप्रिटेशन निकलती है। कॉन्टिन्यूअसली 6 महीने तक रहने चाहिए पिछले 18 महीनों में से कभी भी, या कॉन्टिन्यूअसली 18 महीने रहने चाहिए आउट ऑफ एनी प्रोसीडिंग 6 मंथ। मतलब दो इंटरप्रिटेशन निकल के यहां पर सामने आ रही हैं। पहला, मुझे कंटिन्यूअसली 18 महीने देखने, एकदम पिछले 18 महीने, उनमें से कभी भी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना चलेगा। पहली इंटरप्रिटेशन ये है, 18 महीने कंटिन्यूअसली देखो। दूसरी इंटरप्रिटेशन, 6 मंथ कंटिन्यूअसली देखने हैं, 18 महीने कभी भी देख सकता हूं, कभी भी देख सकता हूं, 18 महीने कभी भी, मगर 6 मंथ रेगुलर। आपके हिसाब से अच्छी इंटरप्रिटेशन कौन सी लग रही है, एकदम साफ जो मीनिंग दे रही है, वो कौन सी है? सोचो, दिमाग लगाओ। पहला, ये वाइंडिंग अप की पेटिशन थी, मैंने कहा जी इससे एकदम पहले 18 महीने लो, कॉन्टिन्यूस 18 मंथ्स, और उनमें से कोई भी 6 मंथ लो जी, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, कोई भी 6 मंथ ले लो। पहले इंटरप्रिटेशन। अच्छा, दूसरी इंटरप्रिटेशन, ये वाइंडिंग अप था, लगातार 6 मंथ आउट ऑफ एनी 18 मंथ्स, एनी 18 मंथ्स, कोई लॉजिक बन रहा है? आउट ऑफ एनी 18 मंथ्स, लगातार 6 मंथ, क्या फालतू की बात है? ये कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यहां निकल रही है, वाइंडिंग अप से पिछले 18 महीने देखो, और उन 18 महीनों में कभी भी 6 महीने तक अगर इसके पास शेयर रहे हैं, ही कैन सबमिट एन एप्लीकेशन। यानी कि कॉन्टिन्यूअस देखने हैं 18 मंथ्स, और उनमें देखने हैं कोई भी 6 महीने, एनी प्रीसीडिंग 6 मंथ। गेटिंग इट? चले एग्जाम्पल पढ़िएगा। मिस्टर राम मेंबर है ए लिमिटेड का, ही हेल्ड शेयर फॉर द 4 मंथ। ओके, राम डाइट,
Chintu, son of Ram, hold share for the 2 months. Okay. This holding of 6 months was out of the immediate preceding 18 month. Immediate preceding 18 month में से total 6 month इन्होंने hold कर लिया बाप बेटे ने. Now Chintu want to submit petition for the winding up whether allowed? Yes. क्यों? क्योंकि जो राम का पीरियड था वो भी कंसीडर्ड किया जाएगा. अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. The registrar shall be entitled to present a petition for the winding up under section 271. 271 में रजिस्ट्रार के पास पावर है वाइंडिंग अप की पिटीशन सबमिट करने की, केवल एक ग्राउंड को छोड़कर. वो ग्राउंड कौन सा है? क्लॉज ए. क्लॉज ए में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, तो वहां पर केवल कंपनी ही सबमिट कर सकती है. अदरवाइज सारे के सारे जितने ग्राउंड हैं वहां पर रजिस्ट्रार के पास पिटीशन सबमिट करने की पावर है. Provided that registrar shall obtain the previous sanction of the central government to present a petition. मतलब एकता व अखंडता वाले ग्राउंड पे भी रजिस्ट्रार ही सबमिट करेगा. ऑब्वियसली रजिस्ट्रार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर. और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में ये ऑफिसर कौन है? रजिस्ट्रार. तो ठीक है ना, बात तो एक ही है. बट जब भी ये पिटीशन सबमिट करेगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपने टॉप बॉसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की अप्रूवल लेके करेगा. आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट अकॉर्ड इट सैंक्शन अनलेस द कंपनी हैज बीन गिवन अ रूब, यानी कि कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी टू कंपनी. दोबारा बोलता हूं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द देनी पड़ेगी कंपनी को, तभी ये पिटीशन एक्सेप्टेबल होगी. ठीक है. चलिए, तो मैंने कहा हु में सबमिट अ पिटीशन ऑन द ग्राउंड मेंशन अंडर 271(1)(b के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सबमिट एन एप्लीकेशन. मैंने कहा ना सारे ग्राउंड, एक को छोड़ के बाकी सारे ग्राउंड, यानी कि उस ग्राउंड पे भी सबमिट कर सकता है रजिस्ट्रार, कोई दिक्कत नहीं है. बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबमिट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो एमसीए का पार्ट है, एमसीए ही है, ये भी तो एमसीए का ही पार्ट है. आगे, अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनी. अच्छा, कंपनी का पिटीशन सबमिट करेगी, वो सबसे पहला ग्राउंड एसआर वाला. For the winding up before the tribunal shall be admitted only if accompanied by a statement of affairs in such form and in such manner as may be prescribed. यानी कि जब भी कंपनी सबमिट करना चाहती है पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो फिर ये पिटीशन अकम्पेन्ड होगी बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि इसके साथ कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगी होनी चाहिए. इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे प्रिस्क्राइब अभी कुछ भी नहीं है. पुराना कंपनी एक्ट 1956 के फॉर्म चले आ रहे हैं, नए फॉर्म्स अभी तक नोटिफाइड नहीं हुए. फिलहाल कंक्लूजन देखो जी. कंक्लूजन क्या है कि जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के द्वारा में पास किया जाएगा तो एप्लीकेशन के साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का साथ में लगा होना चाहिए. इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करने की जरूरत नहीं है अगर एप्लीकेशन सबमिट की जा रही है कंपनी के अलावा किसी और व्यक्ति के द्वारा. यानी कि अगर आरओसी कंट्रीब्यूटरी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उस एप्लीकेशन के साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करने की जरूरत नहीं है. बट व्हेनेवर द कंपनी इज गोइंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन के साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगेगा. नेक्स्ट, अ कॉपी ऑफ द पिटीशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल आल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. ये किसके बारे में बात कर रहा है कि जब जब कंट्रीब्यूटरी या जब जब कंपनी पिटीशन सबमिट करेंगे तब तब इसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी जाएगी एंड रजिस्ट्रार अपने व्यूज ट्राइब्यूनल को देगा. कितने दिन में? विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पिटीशन. तो क्या कहना चाह रहा है? कॉपी ऑफ द पिटीशन मेड अंडर दिस सेक्शन मींस बाय हुम. ये लिखा है ना, अ कॉपी ऑफ द पिटीशन मेड अंडर दिस सेक्शन, मतलब किसके द्वारा? कंट्रीब्यूटरी के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा. जब भी पिटीशन सबमिट की जाएगी तो इस पिटीशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी दी जाएगी और रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन के बेसिस पर 60 days के अंदर अंदर अपना व्यूज ट्राइब्यूनल के सामने सबमिट करेगा. कोई दिक्कत यहां तक? बढ़ सकते हैं? चलिए जी. जी चलिए जी, अगले सेक्शन की तरफ आते हैं जिसका नाम है सेक्शन 273, जो कहता है कि ट्राइब्यूनल में ऑन द रिसिप्ट ऑफ पिटीशन. लो जी, पिटीशन सबमिट हुई होगी ट्राइब्यूनल को फॉर द वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 272. अब ट्राइब्यूनल उस एप्लीकेशन के बेसिस पे कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, ये सेक्शन बताता है जी. ये ट्राइब्यूनल कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है. पहला,
कह सकता है कि अबे एप्लीकेशन का जहाज बनाओ और जहाज बना के उड़ जाओ यहां से, नालायक को नजर मत आना, मतलब डिसमिस इट, यानी कि एप्लीकेशन को उठा के डिसमिस किया जा सकता है विद और विदाउट कॉस्ट। विद कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट का मतलब है पेनल्टी भी लगा सकता है, मतलब विद पेनल्टी या विदाउट पेनल्टी। अच्छा, सेकंड, मेक एनी इंटरिम ऑर्डर एज इट थिंक फिट। इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन लेके आप पहुंचे, आपने कहा त्राहिमाम 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 ट्राइब्यूनल, देखो देखो क्या हो रहा है। ट्राइब्यूनल ने कहा अच्छा ये बात है। ट्राइब्यूनल ने कहा भाई देखो, हम वाइंडिंग अप की पिटीशन को जब तक कंसीडर करेंगे तब तक एक काम करो, हम इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं। इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब मैनेजमेंट कोई भी एसेट नहीं बेच सकता, मैनेजमेंट कोई भी एसेट परचेज नहीं कर सकता, मैनेजमेंट किसी को कोई पेमेंट नहीं कर सकता, मतलब किसी भी तरीके का कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, मतलब इस तरीके का कोई भी ऑर्डर जिसे हम इंटरिम ऑर्डर कह सकते हैं, ट्राइब्यूनल पास कर सकता है जब तक कि फाइनल ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप पास ना हो जाए। इंटरिम ऑर्डर नॉर्मली हर सिचुएशन में नहीं पास किया जाता है, ट्राइब्यूनल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अपॉइंट, हाँ ध्यान रखना ये है, अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर। प्रोविजनल लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है? टिल द मेकिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर। जब तक फाइनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं आता तब तक अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर हो सकता है। लिक्विडेटर तो सुना था, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी सुना था, अब ये प्रोविजनल लिक्विडेटर एक और नई बला आ गई। ये क्या होता है? सुनो जी, जब आप ट्राइब्यूनल के पास पिटीशन फाइल करते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है पिटीशन के पास आप ट्राइब्यूनल के पास एक प्ली लगाते हो, प्लिया भी कहते हैं, प्ली भी जो मर्जी कहते हो, मतलब एप्लीकेशन लगाते हो कि ट्राइब्यूनल हमें लग रहा है कि कंपनी का अफेयर्स में, कंपनी का जो मैनेजमेंट चल रहा है या अफेयर्स चल रहा है उसके अंदर फ्रॉड हो रहा है, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ फ्रॉड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब एप्लीकेशन के अंदर ही आप ट्राइब्यूनल को एक और चीज कहते हो कि ट्राइब्यूनल अगर आपने टाइम लिया वाइंडिंग अप की पिटीशन को कंसीडर करने में और डिसीजन लेने में, तो तब तक तो कंपनी को लूट खाएंगे ये लोग। तो फिर अगर फ्रॉड की संभावना जताई जा रही है एप्लीकेशन के अंदर और ट्राइब्यूनल को भी लगता है कि फ्रॉड की संभावना है, तो ट्राइब्यूनल इमीडिएटली एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा, जिसका रोल लगभग लिक्विडेटर जैसा ही होगा। ये तब तक रहेगा जब तक कि जब तक कि मेन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास ना हो जाए, और 99.999999% चांस ये हैं कि जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है वही फिर मेन लिक्विडेटर ही अपॉइंट होगा जब वाइंडिंग अप का फाइनली ऑर्डर पास हो जाएगा। तो प्रोविजनल लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है? जब जब फ्रॉड की संभावना जताई जाती है। एनालिसिस में देखिएगा व्हाई द प्रोविजनल लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा जी एप्लीकेशन सबमिट हुई 271 के अंदर ट्राइब्यूनल को, और उसके साथ आपने कहा जी एक्सपेक्टेशन हमें फ्रॉड की। अब ट्राइब्यूनल इस एप्लीकेशन को एडमिट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर ट्राइब्यूनल को भी सेम फीलिंग आ रही है कि हाँ जी फ्रॉड नाम का चीज है यहाँ पर, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर। अब प्रोविजनल लिक्विडेटर क्या करेगा? मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनको कहेगा साइड पे हो जाओ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेगा। प्रोविजनल लिक्विडेटर, यही प्रोविजनल लिक्विडेटर आगे चलकर कौन बन जाएगा? कंपनी लिक्विडेटर, या फिर जिसे आप लिक्विडेटर कहते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर और लिक्विडेटर में लिक्विडेटर कह दो या कंपनी लिक्विडेटर एक ही बात है, बट ऑफिशियल लिक्विडेटर अलग होता है। क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब 16 हमारे देश के अंदर ट्राइब्यूनल है, एनसीएलटी आज के डेट में 16 काम करते हैं, 16, और हर ट्राइब्यूनल के साथ में एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच होता है। एक लिक्विडेटर अटैच होता है हर ट्राइब्यूनल के साथ में, कोई सीनियर एडवोकेट अटैच होता है एज अ लिक्विडेटर, एंड ही इज कॉल्ड एज अ ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर मतलब जो देश में 2500 के करीब है आज की डेट में, एक आपके सामने खड़ा है, बाकी 2499 बाहर खड़े हैं, मतलब बाहर हैं, तो एक आपके सामने खड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डिग्री लेनी पड़ती है। प्रोविजनल लिक्विडेटर हम में से कोई बनता है, ठीक है जी, मतलब हम में से कोई बनता है अगर फ्रॉड वगैरह हुआ हो। तो 3 टाइप के आप लिक्विडेटर सुन सकते हो, पहला प्रोविजनल, दूसरा कंपनी लिक्विडेटर, और तीसरा ऑफिशियल लिक्विडेटर। मेन रोल जो है वो कंपनी लिक्विडेटर का ही है। प्रोविजनल लिक्विडेटर तो इसलिए आया कि फ्रॉड की संभावना थी, तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक प्रोविजनल लिक्विडेटर रहा। अंतिम कंपनी का अंत में, कंपनी को अंत तक कौन लेके जाएगा? कंपनी लिक्विडेटर लेके जाएगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर का लिमिटेड रूल्स है, कुछ कुछ जगह पे रूल्स है, जहां पर हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे जब हमने किया था, याद करो सेक्शन 233 किया था, वाइंडिंग अप ऑफ द स्मॉल कंपनीज वगैरह।
वहां ऑफिशियल लिक्विडेटर आया था। तो ऐसे ऑफिशियल लिक्विडेटर का लिमिटेड जगह पर रूल्स आता रहेगा, क्योंकि एक ही तो बंदा है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने कहा जी क्या होगा, प्रोविजनल लिक्विडेटर की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब 271 में एप्लीकेशन फाइल की गई और उस एप्लीकेशन के साथ में एक्सपेक्टेशन बताई गई कि हाँ जी हमें फ्रॉड की संभावना है, तो ट्राइब्यूनल इस एप्लीकेशन को एडमिट करेगा, और अगर ट्राइब्यूनल की भी यही फीलिंग है तो वो प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर देगा। फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर पास करेगा वाइंडिंग अप का, और यहां जब वाइंडिंग अप का पास होगा ऑर्डर, तो फिर साथ में कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट भी कर दिया जाएगा। किसके द्वारा कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ट्राइब्यूनल के द्वारा। तो दोबारा बोलता हूं, ट्राइब्यूनल के द्वारा कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर के साथ, और 99.99% चांस वही प्रोविजनल लिक्विडेटर ही कंपनी लिक्विडेटर बनता है, ठीक है। तो पढ़िएगा, अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर है जो कि ट्राइब्यूनल पास कर सकता है। उसके बाद मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, फिर ट्राइब्यूनल जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकता है। फिर एनी अदर ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट। आइए एक बार रिकॉल करते हैं सभी के सभी ऑर्डर्स को। तो जब ट्राइब्यूनल को पेटिशन सबमिट हुई, तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पर ट्राइब्यूनल कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है। पहला ऑर्डर है, इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है विद और विदाउट कॉस्ट। दूसरा है, कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता। तीसरा है, प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है। दिमाग में रखना, प्रोविजनल लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है, फ्रॉड के केस में, अभी आगे सेक्शन में बताऊंगा भी सही। नेक्स्ट, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता ऑर्डर पास कर सकता है वाइंडिंग अप का, और कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है एज इट मे थिंक फिट। अगला एग्जांपल सुनिएगा, मैंने कहा जी वेयर पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप सबमिटेड, ट्राइब्यूनल इशूड एन ऑर्डर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज मैनेजमेंट टेक ओवर नो वाइंडिंग अप। मतलब क्या है ये, मतलब इसका एग्जांपल है ये एनी अदर ऑर्डर। क्या ये पॉसिबल है कि ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन वाइंडिंग अप की गई थी, परंतु ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग अप नहीं किया बल्कि रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स कर दिया। यस, वेरी मच पॉसिबल कि वाइंडिंग अप की पिटीशन सबमिट हुई थी, बट ट्राइब्यूनल ने कहा कि यहां वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है, और उसने रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स का ऑर्डर पास कर दिया। किसने पास कर दिया, ट्राइब्यूनल ने। बताइए जी, यहां तक कोई भी दिक्कत। ठीक है जी। अब हमारे पास एक केस लॉ आता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बेंगलोर ब्रांच का ये, बेंगलोर बेंच का ये डिसीजन है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेगा सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड। जी, अब इस केस में हुआ क्या था, कंपनी के खिलाफ एसएफआईओ में मामला चला था। जी, तो जब कंपनी के खिलाफ एसएफआईओ में मामला रेफर हुआ, एसएफआईओ ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बनाकर सबमिट की किसको, ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल ने क्या किया, इस रिपोर्ट के बेसिस पर कंपनी के एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साफ कर दिया, हटा दिया, और उनकी जगह पर ट्राइब्यूनल ने नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। बट ये नॉमिनी डायरेक्टर और भी ज्यादा निकम्मे थे, ये कंपनी को संभाल ही नहीं पाए, और संभाल नहीं पाए और उल्टा इन्होंने कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर दी। नॉमिनीज ने कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर दी। अब जब वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल हुई, तो शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई कंपनी को क्यों मार रहे हो, जबकि कंपनी चल सकती है। आपने मैनेजमेंट हटाया, मैनेजमेंट हटा के कोई नया मैनेजमेंट ले आओ, कंपनी को मारने का क्या लॉजिक है भाई। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो इट मींस अ सिविल डेथ ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, देखो वाइंडिंग अप तो लास्ट रिजॉर्ट है। जब वो डॉक्टर कहता है ना कि अब इसको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है, वो है वाइंडिंग अप। बट उससे पहले वेंटिलेटर, उससे पहले आईसीयू, ये सब चीजें भी तो आती हैं, ऑपरेशन थिएटर, ये भी चीजें आती हैं। तो वाइंडिंग अप में ही क्यों भेज देना कंपनी को। तो फिर एनसीएलटी के सामने शेयर होल्डर ने कहा कि भाई आप क्यों मार रहे हो कंपनी को, आप भाई ऐसा मत करो ना, हमारे इंटरेस्ट को क्यों सफर करते हो, आप एक और मौका दो। आपके नॉमिनी डायरेक्टर काम नहीं कर पाए, डजंट मीन कि कंपनी काम नहीं करेगी ना। आप एक काम करो ना, उन नॉमिनी डायरेक्टर्स को कहो कि मीटिंग बुलाएं,
मीटिंग बुलाई जाए, ईजीएम बुलाई जाए, जहां पर शेयर होल्डर्स को अधिकार दिया जाए कि शेयर होल्डर्स जो है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे और डायरेक्टर्स जो है कंपनी को आगे लेके चलेंगे। यानी कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने सस्पेंड कर दिए हैं उनकी जगह पर नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मेंबर करेंगे, जो लॉजिकल है। भाई आपके सस्पेंडेड, आपने मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया ट्राइब्यूनल, उसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर आए। नॉमिनी डायरेक्टर अगर कंपनी को नहीं चला रहे हैं तो डज इट मीन कि कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया जाए? नहीं, कंपनी शुड बी गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी, और ये वन मोर अपॉर्चुनिटी में ईजीएम बुलाई जानी चाहिए और ईजीएम बुलाकर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का मौका दिया जाना चाहिए शेयर होल्डर्स को। बस इतना सा ध्यान रखना। अब आपके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अगर ट्राइब्यूनल ने नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए और नॉमिनी डायरेक्टर्स भी सोचते हैं कि कंपनी का कुछ नहीं होने वाला और वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल करते हैं, तो क्या ये वाइंडिंग अप की पिटीशन वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है, बिकॉज देयर शुड बी अनदर अपॉर्चुनिटी गिवन। और अगर ये ऑप्शन है तो ध्यान रखना एक और ऑप्शन दिया जाना चाहिए, कंपनी को जिंदा होने का एक और ऑप्शन दिया जाना चाहिए। मियरली ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन बाय द नॉमिनी डायरेक्टर ये ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी को उठा के बंद कर दे, एक और मौका दिया जाना चाहिए, यानी कि मेंबर्स एक और बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिर लॉ कहता है जी प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। मतलब किस ऑर्डर की बात हो रही है? जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, यानी कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कितने दिन में पास हो जाना चाहिए? दैट इज ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल, ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल, ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल कितने टाइम में पास हो जाना चाहिए? विद इन 90 डेज। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर द ट्राइब्यूनल शैल गिव नोटिस टू द कंपनी and afford a reasonable opportunity to it to make its representation, if any, unless for a specific reason to be recorded in writing, tribunal think fit to dispense with such notice। मतलब क्या है? देखो जी, प्रोविजनल लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है? जब फ्रॉड की संभावना हो। प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होना मतलब आपके ऊपर फ्रॉड की संभावना है, मतलब मेरे चरित्र पे दाग कहा जा रहा है। अब अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है मेरी कंपनी में, तो इसका मतलब मेरे चरित्र में दाग नजर आया है ट्राइब्यूनल को। तो ऐसा करने से पहले क्या मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए। तो इसलिए लॉ कहता है कि प्रोविजनल लिक्विडेटर के आने से पहले ट्राइब्यूनल क्या करेगा? नोटिस देगा कंपनी को और उसे अपॉर्चुनिटी टू मेक इट्स रिप्रेजेंटेशन देगा। बट अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सामने ही नजर आ रहा है कि फ्रॉड सामने ही चल रहा है, तो ट्राइब्यूनल इस रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन ले सकता है, मतलब डिस्पेंस कर सकता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज मैं कह सकता हूं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी बिफोर पासिंग ऑर्डर for appointment of provisional liquidator। ठीक है जी, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करने से पहले। क्यों? क्योंकि कंपनी के चरित्र में आप दाग लगा रहे हो। उसके बाद प्रोवाइडेड आल्सो दैट ट्राइब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर on the ground that the assets of the company have been mortgaged for an amount equal to or in excess of those assets, or that the company has no assets। oh, दोबारा पढ़िएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। पेटिशन सबमिट हुई है ट्राइब्यूनल को फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द ए लिमिटेड। क्रेडिटर ने इस एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट किया क्योंकि लोन का अमाउंट था 10 करोड़ और एसेट की वैल्यू मात्र 6 करोड़ थी। तो क्रेडिटर का ट्राइब्यूनल को कहना था, ट्राइब्यूनल साहब अगर आपने आज की डेट में वाइंडिंग अप ऑर्डर कर दिया तो भाई साहब एसेट 6 करोड़ की है, लोन 10 करोड़ का है, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। कहां से मिलेगा? हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो फिर क्या ये एक वैलिड बेस है ट्राइब्यूनल के लिए कि ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने से रोक दे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हाँ सर ठीक तो है, मगर मैं कहता हूं ये भी तो सोचो कि हालत अगर आगे और बिगड़ गई तो, अगर हालत और आगे बिगड़ गई तो आज तो 6 करोड़ मिल रहा है, कल को 2 करोड़ ना मिला, फिर ये भी तो हो सकता है।
तो इसलिए लॉ कहता है ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है कि जिसके कारण ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करने से रोक ले अपना, नहीं। ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करेगा, केवल इस ग्राउंड पे रोकेगा नहीं कि क्रेडिटर कह रहे हैं कि सर जी एसेट्स की वैल्यू कम है। पढ़िएगा, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द ट्राइब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ओनली दैट द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन मॉर्टगेज फॉर एन अमाउंट इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ दोज एसेट्स। मतलब मॉर्टगेज फॉर एन अमाउंट, अमाउंट का मतलब यहां पे क्या है, लोन, लोन का अमाउंट जो है वो इन एक्सेस ऑफ दोज एसेट्स है, और डेट द कंपनी के पास कोई एसेट ही नहीं है, केवल मात्र इस बेसिस पे ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करने से हिचकिचाएगा नहीं। वो ट्राइब्यूनल जो है शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन दिस ग्राउंड। लो जी नेक्स्ट, अच्छा, वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द वाइंडिंग अप हमने पढ़ा, वन ऑफ द ग्राउंड क्या है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। अब जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड के अंदर ही क्या आता है कि अगर ट्राइब्यूनल को सही लगता है कि मतलब मैनेजमेंट आपस में झगड़ रहा है, लड़ाई झगड़े मुक्का मुक्का चल रहा है, फिर अगर मान लीजिए लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम हो चुका है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई गई थी वो ऑब्जेक्ट ही लग रहा है कि है ही नहीं, अब पेटिशन सबमिट की गई जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल कह सकता है कि भाई वाइंडिंग अप क्यों करवा रहे हो, कुछ और ऑप्शन एक्सरसाइज करके देख लो भाई, और भी तो ऑप्शन बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जैसे मेरे एग्जांपल में आपने बिस्लरी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए कंपनी खोली थी, तो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर दो और ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करके कुछ और काम कर दो, ठीक है ना। दूसरा, अगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मुक्का मक्का चल रहा है तो एक काम करते हैं, मैनेजमेंट से जो लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको हटा देते हैं, कंपनी को चलाओ, कंपनी को मारना जरूरी थोड़ा ना है। तो इसलिए अगर मैं कहता हूं कि पेटिशन सबमिट की गई है ट्राइब्यूनल को ऑन द ग्राउंड दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, कि कंपनी का वाइंडिंग अप करना होना चाहिए, तो ट्राइब्यूनल में रिफ्यूज टू मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सम अदर रेमेडी इज अवेलेबल टू द पेटिशनर एंड दैट दे आर एक्टिंग अनरीजनेबली इन सीकिंग टू हैव द कंपनी वाउंड अप इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग द अदर रेमेडी। यानी कि वाइंडिंग अप की पेटिशन सबमिट हुई ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल में पास एनी अदर ऑर्डर, यस वेरी मच पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ कहता है बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात। चले अब आते हैं जी डायरेक्शन फॉर फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेक्शन 274। ओके, सेक्शन 274 के ना पहले एनालिसिस पे आ जाना, आइएगा एनालिसिस पर। अब ये एनालिसिस क्या कहता है जरा देखिएगा। ये सेक्शन कहता है जी, देखो जी हुआ क्या कि एक वाइंडिंग अप की पेटिशन सबमिट हुई, किसको सबमिट हुई, ट्राइब्यूनल को। अच्छा, ट्राइब्यूनल का ये व्यू था कि भाई साहब ये तो प्राइमा फेसाई एक एलिजिबल केस बनता तो है वाइंडिंग अप का, ये ट्राइब्यूनल का व्यू बनता था एप्लीकेशन को देखकर, बट अभी केस चलेगा, देखेगा ट्राइब्यूनल, सब चीजों को देखेगा तभी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करेगा। मीनवाइल अपॉर्चुनिटी दे सकता है ट्राइब्यूनल या फिर डायरेक्शन दे सकता है कंपनी को कि फाइल करिए क्या, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए टू द वाइंडिंग अप पेटिशन। ऑब्जेक्शन है ये, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, किस चीज को ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, वाइंडिंग अप की पेटिशन पर आप ऑब्जेक्ट कीजिए, प्लस कंपनी को आदेश दे सकता है कि अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करो, अपनी बैलेंस शीट वगैरह सबमिट करो। किसने आदेश दिया, ट्राइब्यूनल ने। किसको आदेश दिया, कंपनी को। ओके, ट्राइब्यूनल ये सब सबमिट करने के लिए कंपनी को डेज भी दे सकता है, डेज दिए 30 दिन, एक्सटेंशन मिल सकता है, अगले 30 दिन का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ओके, कंपनी ने ट्राइब्यूनल के आदेश के बावजूद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट नहीं किया है, तो अब रिजल्ट ये होगा कि कंपनी यू लूज अ राइट टू अपोज द वाइंडिंग अप पेटिशन। कंपनी अब आपके पास वाइंडिंग अप पेटिशन को अपोज करने का मौका नहीं है, बिकॉज आपने वो राइट ही खो दिया है। ओके, अब एक बार अगर ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया तो उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर को आदेश जारी किया जाएगा कि देखो जी वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो चुका है, अब अपनी ऑडिटेड बुक्स विद इन 30 डेज मुझे सबमिट करनी पड़ेंगी आपको। लो जी, अगर यही 30 डेज में कर देते तो कम से कम आपके पास कंटेस्ट करने का, ऑब्जेक्ट करने का मौका होता। सबमिट तो आपको करनी पड़ी, बाद में भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होने के बाद भी करनी पड़ी 30 दिन के अंदर अंदर,
और नहीं सबमिट की तो पेनल्टियां लगेंगी आपके ऊपर, बट फिलहाल अगर पहले सबमिट कर देते तो अच्छा था। ठीक है, अगली बात ध्यान रखना, जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होता है, सभी के सभी डायरेक्टर्स या सभी के सभी ऑफिसर्स आज के बाद रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं किसे, लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर को रिपोर्टिंग होती है, मतलब और कहीं नहीं, सीधा लिक्विडेटर को अब ये सारे के सारे ऑफिसर्स रिपोर्ट करते हैं। तो दोबारा बोलता हूं, वाइंडिंग अप की पिटीशन ट्राइब्यूनल के सबमिट हुई। ट्राइब्यूनल का व्यू था कि प्राइमा फेसाई एलिजिबल केस है वाइंडिंग अप का। ट्राइब्यूनल ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कंपनी को कि आप एक काम कीजिए, एक ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए इस वाइंडिंग अप की पिटीशन पे, प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 30 दिन में सबमिट कर दो, 30 दिन का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ट्राइब्यूनल के कहने के बावजूद भी अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी ने सबमिट नहीं किया तो कंपनी विल लूज अ राइट टू ऑब्जेक्ट टू द वाइंडिंग अप पिटीशन। ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा वाइंडिंग अप का, तो वाइंडिंग अप के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर कंपनी के ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 30 दिन के अंदर कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल्स पूरी की पूरी सबमिट करनी पड़ेंगी ट्राइब्यूनल को। और एक बार अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑफिसर की सारी पावर्स रुक जाएंगी, क्योंकि देयर पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द लिक्विडेटर ओनली। तो ये था हमारा सेक्शन 275। इसे आप एनालिसिस ओनली से ही कर सकते हो, एक बार पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, खाली एनालिसिस से ही करके जाना, बाकी ज्यादा इस लैंग्वेज में दिमाग मत लगाना। लिख लेना एनालिसिस ओनली, मैं भी लिख देता हूं एनालिसिस ओनली, फिर भी एक बार जिन्होंने पढ़ना हो कि सारा कवर हो गया कि नहीं वो देख लीजिएगा, अदरवाइज एनालिसिस ओनली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे सेक्शन 275 पर, कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट। यहां पे भी मैं लिख रहा हूं एनालिसिस ओनली, केवल एनालिसिस रेफर करके जाना और जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइएगा, ये सेक्शन कहता है जी 3 तरीके के लिक्विडेटर हो सकते हैं, कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट 275। देखो जी 3 तरीके के लिक्विडेटर हो सकते हैं, प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। प्रोविजनल लिक्विडेटर कब आता है, जब जब पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होता है। कंपनी लिक्विडेटर कब आता है, जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया जाता है। और ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है, मैंने कहा जी 16 ट्राइब्यूनल हैं और एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच है हर ट्राइब्यूनल के साथ में। अच्छा, सभी के सभी केसेस में लगभग प्रोविजनल लिक्विडेटर ही कंपनी लिक्विडेटर बन जाता है, मतलब प्रोविजनल लिक्विडेटर विल बिकम द कंपनी लिक्विडेटर सभी के सभी केसेस में। ओके, अब चाहे प्रोविजनल लिक्विडेटर हो या कंपनी लिक्विडेटर हो, इसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। मैं बता रहा हूं कि हाँ किया है, ठीक है। और ये लिस्ट आपको कहां से मिलेगी लिक्विडेटर्स की, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की लिस्ट जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में है वहां से लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम 275 शुरू करते हैं। अभी तक तो 275 की केवल भूमिका बांधी है मैंने। तो 275 क्या कहता है, कहता जी ऐसा है, स्टेप नंबर 1, वाइंडिंग अप की पिटीशन सबमिट हुई ट्राइब्यूनल को और एडमिट हो गई। ठीक है जी, उसके बाद स्टेप नंबर 1A, मैं इसे स्टेप नंबर 2 लिख देता हूं ताकि सिंपल रहेगा। स्टेप नंबर 2, अगर वाइंडिंग अप की पिटीशन एडमिट हुई, मतलब अभी डिसीजन नहीं हुआ वाइंडिंग अप का, अभी तो एप्लीकेशन स्वीकार की है ट्राइब्यूनल ने, अगर फ्रॉड का एक्सपेक्टेशन है, अगर फ्रॉड का एक्सपेक्टेशन है तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगा। प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कहां से होगा, आउट ऑफ द पैनल मेंटेन, ये भी स्टेप नंबर 2 ही है, आउट ऑफ द पैनल मेंटेन्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट समझा है, क्योंकि सेक्शन तो यहां से शुरू है, ऊपर से तो कॉन्सेप्ट समझा अभी हमने। ठीक है, तो वाइंडिंग अप पिटीशन ट्राइब्यूनल को सबमिट हुई एंड एडमिट हुई, वहां पे फ्रॉड का एक्सपेक्टेशन था, प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ। प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कहां से हुआ, आउट ऑफ द पैनल मेंटेन्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट नहीं भी हुआ क्योंकि फ्रॉड की संभावना नहीं थी, तो स्टेप नंबर 3, अब ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग अप की पिटीशन को सबमिट होने के बाद वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया, ये ऑर्डर यहां आ गया है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया ट्राइब्यूनल ने। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 हो गया। अब जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर ट्राइब्यूनल पास करेगा तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, अपॉइंट कर देगा। हाँ जी, ट्राइब्यूनल किसको अपॉइंट करेगा, देखो जी, या तो ट्राइब्यूनल अपॉइंट करेगा
कंपनी लिक्विडेटर को या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर कुछ पार्टिकुलर केसेस में जब ट्राइब्यूनल को लगे कि जरूरी है कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है, अदरवाइज हर कंपनी के लिए नहीं कर सकता, एक बंदा कितना लोड ले लेगा, तो फिर कंपनी लिक्विडेटर ही अपॉइंट होता है। ठीक है जी। तो मैं इसे कहूंगा कि क्या कहूँ इसे, स्टेप नंबर 4 के बाद इसे 4 का ए नाम दे दूंगा, नामकरण में सबका चेंज कर रहा हूं, आपको बुक में चेंज ही मिलेगा। 4 का बी, ठीक है, 4 का ए या 4 का बी, मतलब आइदर द ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर को ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर देगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5, ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर है, ये एक ट्राइब्यूनल को पेटिशन सबमिट करेंगे विद इन 7 डेज ऑफ देयर अपॉइंटमेंट कि भैया इनका कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस कंपनी के लिक्विडेटर अपॉइंट होने में नहीं है, मतलब ये कंपनी इनके दोस्तों रिश्तेदारों वगैरह की नहीं है। ठीक है जी। साथ में ही 6 पॉइंट, ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है ना, यही कौन बन जाएगा एंड में, कंपनी लिक्विडेटर भी बन जाएगा। परंतु ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, जब प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर रहा होगा तो उसकी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोविजनल लिक्विडेटर, अब ये पावर, कोई आप एसेट नहीं बेच सकते, किसी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं कर सकते जब तक कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास ना हो जाए। इसके अलावा ट्राइब्यूनल उसको ये भी सारी पावर दे सकता है जो कि कंपनी लिक्विडेटर को मिलती है। अब सारी गेम किसके पाले में है, ट्राइब्यूनल के पाले में है कि ट्राइब्यूनल किस बात का डिसीजन लेता है। ठीक हो गई इतनी बात, तो दोबारा बोलता हूं, 275 में वाइंडिंग अप की पेटिशन सबमिट हुई, पेटिशन सबमिट होने के बाद ट्राइब्यूनल ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के बाद अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि फ्रॉड एक्सपेक्टेड है तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करेगा आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ द पैनल मेंटेन्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फिर उसके बाद क्या होगा, एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया जाएगा, मतलब अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ या ना हुआ, एंड में वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होगा। वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होने के बाद ट्राइब्यूनल जो है कंपनी लिक्विडेटर या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगा अब कि कंपनी को अंत तक ले जाने के लिए। ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि इस पूरी की पूरी कंपनी के अंदर इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। रही बात प्रोविजनल लिक्विडेटर की, तो वही प्रोविजनल लिक्विडेटर कंपनी लिक्विडेटर भी बन जाता है। ट्राइब्यूनल चाहे तो इसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है और ये भी कह सकता है कि इसके पास समस्त वो पावर रहेंगी जो कि किसी कंपनी लिक्विडेटर के पास होती है। लो जी, ये हमारा सेक्शन हुआ सेक्शन 275। 275 के बाद हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेक्शन 276, जो कहता है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। हाँ जी, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। लो जी, 276 रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विडेटर को भी हटाया जा सके? अब भाई हरकतें ऐसे होंगी तो फिर हटाया जा सकता है, इसमें क्या है, तो हटाया जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कब कब हटाया जा सकता है, चाहे वो प्रोविजनल लिक्विडेटर हो या वो कंपनी लिक्विडेटर हो, ध्यान रखना दोनों को ही कंपनी ट्राइब्यूनल के द्वारा हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड सच एज मिसकंडक्ट, फ्रॉड, मिसफीजांस, ये सारी टर्म्स तो आपने सुनी हुई है। फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर्स, इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ जी, ध्यान रखने के लिए मैं बता देता हूं, ये एफएम हो गया, ये एम हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये आईएन हो गया। तो क्या बना, एफएम, एफएम रेडियो, एन, एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। मुंबई से जो बच्चे समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो कहेंगे सर बीएमसी बना दो। अब बन नहीं रहा तो कैसे बनाएं? ठीक है ना, चले देखो जी, अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर आपने अपॉइंट किया या कंपनी लिक्विडेटर आपने अपॉइंट किया और उनकी डेथ हो गई है, तो अगर मान लीजिए डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, किसका, प्रोविजनल लिक्विडेटर का या फिर कंपनी लिक्विडेटर का, तो अब लॉजिकली हमारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर प्रोविजनल लिक्विडेटर की अगर डेथ हुई तो उसकी जगह दूसरा प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दो। बट लॉ मेकर ने क्या लिखा, चाहे प्रोविजनल लिक्विडेटर की डेथ हो या रिमूवल हो या कंपनी लिक्विडेटर की डेथ हो या रिमूवल हो, उनकी जगह जो आएगा वो कौन कहलाएगा, कंपनी लिक्विडेटर।
यानी कि वो प्रोविजनल लिक्विडेटर की जगह ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखा हो कि दोबारा प्रोविजनल लिक्विडेटर आएगा, नहीं, अब कह रहे हैं वो अब कंपनी लिक्विडेटर आएगा अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर की डेथ या रिमूवल हुआ है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल का ये ओपिनियन है कि लिक्विडेटर ही नुकसान की वजह है, लिक्विडेटर की वजह से ही नुकसान हो रहा है, मतलब लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल, ट्राइब्यूनल का ओपिनियन है लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल किसी लॉस या डैमेज को टू द कंपनी ड्यू टू द फ्रॉड और मिसफिजेंस और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर, तो फिर तो ट्राइब्यूनल में ऑर्डर रिकवरी ऑफ सच लॉस फ्रॉम द लिक्विडेटर। लो जी, यानी कि अगर लिक्विडेटर गिल्टी है तो रिकवरी ऑफ लॉस लिक्विडेटर से होगा, ध्यान रखना, दैट इज रिकवरी ऑफ लॉस फ्रॉम liquidator if in opinion of tribunal he is guilty। अच्छा, ये चैप्टर देख के लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों की बुक में लिखा होगा। हाँ जी, ये तो बड़ा सिंपल सा है। अभी टेक्निकल सेक्शन शुरू होने 325 के बाद, वहां से असली मजेदार सेक्शन शुरू होंगे। ये तो बाकी अभी एकदम प्लेन वनीला लग रहा होगा। ठीक है, चले। बट लिक्विडेटर के खिलाफ अगर आप कोई भी ऑर्डर पास करना चाहते हैं तो ट्राइब्यूनल अगेन लिक्विडेटर को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जानी चाहिए कि नहीं, चाहे वो प्रोविजनल लिक्विडेटर हो या फिर कंपनी लिक्विडेटर हो, उनको रूप दिया जाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। भाई किसी के भी खिलाफ अगर आप ऑर्डर पास कर रहे हो, उसके खिलाफ जा रहा है वो ऑर्डर, तो पहले उसे सुनवाई का मौका तो दो, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो दो उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 277, intimation to the company liquidator, provisional liquidator and registrar। intimation to company liquidator, provisional liquidator and registrar। okay, केवल एनालिसिस ओनली, केवल एनालिसिस से करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लो जी, क्या कहता है ये सेक्शन, कहता क्या है सेक्शन 277 क्या कहता है, हेडिंग दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। इंटीमेशन टू द कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड आरओसी, मतलब ये है कि जैसे ही प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, इन दोनों का अपॉइंटमेंट होगा, वैसे ही एक इंटीमेशन दे दी जाएगी उनको भी और आरओसी को भी कि लो जी इन दोनों का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो देखिएगा ट्राइब्यूनल क्या करेगा, हाँ जी, ट्राइब्यूनल जैसे ही ऑर्डर पास करेगा किस चीज का, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर का या फिर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का, तो फिर अब क्या करेगा, इंटीमेशन दे देगा ट्राइब्यूनल, साथ में ही इंटीमेशन टू द प्रोविजनल लिक्विडेटर, ये वाला लिक्विडेटर यहां आ गया है, या फिर इंटीमेशन दे देगा कंपनी लिक्विडेटर अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर किया गया है। देखो जी, प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट वाइंडिंग अप से पहले होता है, हमने समझ लिया। तो अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो प्रोविजनल लिक्विडेटर को इंटीमेशन दे देगा, और अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर हो रहा है तो इंटीमेशन दे देगा कंपनी लिक्विडेटर को, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। मगर दोनों ही परिस्थितियों में आरओसी को भी इंटीमेशन चली जाएगी, कितने दिन में, 7 दिन के अंदर अंदर ही, कि देखो जी हमने या तो प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट या फिर कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर लिया है। तो ये इंटीमेशन ट्राइब्यूनल की तरफ से प्रोविजनल लिक्विडेटर को, कंपनी लिक्विडेटर को, आरओसी को 7 दिन में चली जाएगी। आरओसी अपने रिकॉर्ड में सेम रिकॉर्ड कर लेगा। अब जैसे ही ये इंटीमेशन जा रही है इन सब के पास, दिस वुड बी टेकन एज अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, मतलब इस इंटीमेशन का जाना मतलब ये माना जाएगा कि भैया कंपनी के ऑफिसर्स या कंपनी के एम्प्लॉइज उनका डिस्चार्ज हो चुका है,
और वो आज के बाद सस्पेंड रहेंगे। हाँ, अगर कंपनी का कोई बिजनेस पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल कंपनी के गोडाउन में कुछ स्टॉक पड़ा है तो उसे बेचना तो है ना, तो इसलिए जितना स्टाफ जरूरी है वो जब तक ये पड़ा है मटेरियल, जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में है तब तक वो स्टाफ रहेगा, अदरवाइज सबको डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। अब क्या बनाया जाएगा, एक वाइंडिंग अप कमेटी बनाई जाएगी। अच्छा, ये कौन बनाएगा, कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप एक एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को। अच्छा, इस एप्लीकेशन में क्या करेगा कि हे ट्राइब्यूनल, चलिए एक वाइंडिंग अप कमेटी बनाते हैं। अब ये वाइंडिंग अप कमेटी बनाने का पर्पस क्या है, ये असिस्ट करेगी वाइंडिंग अप कमेटी किसमें, पूरी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में। मतलब एसेट्स बिक रही हैं कि नहीं, लायबिलिटी की पेमेंट सही हो रही है कि नहीं, किसी एसेट को बेचने में दिक्कत तो नहीं आ रही, लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर अकेला आदमी है, कहां तक एफर्ट करेगा, तो उसकी पूरी मदद करती है, उसको पूरी सजेशन देती है, उसको मतलब जो भी उसे हेल्प चाहिए होती है वो सब करती है। कौन, वाइंडिंग अप कमेटी। कंपनी लिक्विडेटर किसको एप्लीकेशन देके बनवाता है, वाइंडिंग अप कमेटी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देके बनवाता है। अब वाइंडिंग अप कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है, मैंने कहा जी इसमें कौन आता है, देखो जी, एक तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा जो कि हर ट्राइब्यूनल के साथ अटैच होता है, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के कुछ नॉमिनीज आएंगे, फिर कुछ प्रोफेशनल्स अपॉइंट होंगे जो कि ट्राइब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीनियर एडवोकेट हो, वैल्यूअर हो, कोई भी। ठीक है जी। अब कंपनी लिक्विडेटर जो है ना वो इसका कन्वीनियर रहेगा, मतलब मीटिंग बुलाने का काम, मिनट्स बनाने का काम सारा कंपनी लिक्विडेटर करेगा। और कंपनी लिक्विडेटर ही इसकी मंथली रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेगा ट्राइब्यूनल को अलोंग विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कि भैया इनमें क्या क्या डिस्कशन हुई है। तो इसकी मंथली रिपोर्ट ट्राइब्यूनल को पेश की जाएगी। अब वाइंडिंग अप कमेटी के टास्क क्या है, बहुत सारे फंक्शन हैं, इन सबको मैंने एक कोड में लिखा है, टेरर सीडी फाइनलाइज्ड। टेरर सीडी फाइनलाइज्ड मतलब यह ध्यान रखेगी टेकिंग ओवर ऑफ द एसेट्स, ये एक तरीके का ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में काम करती है, और कंपनी लिक्विडेटर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इसे रिपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग अप कमेटी सारी एसेट्स का टेकन ओवर कर देगी, एग्जामिनेशन करेगी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, रिकवरी देखेगी, प्रॉपर्टी की रिकवरी, एसेट्स की रिकवरी हो रही है कि नहीं या कोई दिक्कत आ रही है, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह का रिव्यू भी यही काम करेगी, और अदर फंक्शन कर सकती है जो कि ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का काम, भाई कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं अड़चन आ रही है तो उसे दूर करेगी, कॉम्प्रोमाइज वगैरह का काम, सेटलमेंट वगैरह का काम, चल 10 लाख नहीं तो 6 लाख दे यार, दे तो सही, डिविडेंड वगैरह की पेमेंट का काम, अगर कोई डिविडेंड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा, नहीं, डिविडेंड का मतलब है कि जो सरप्लस रह जाता है ना लायबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद, तो लायबिलिटी की पेमेंट के बाद जो सरप्लस रह जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा हुआ है आगे। फिर फाइनलाइज्ड मतलब फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड कंट्रीब्यूटर भी यही करेगी। फिर जब सारी एसेट्स पे हो जाएंगी, बिक जाएंगी और लायबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी ऑन द डिसोल्यूशन, वो कंपनी लिक्विडेटर बनाएगा, ट्राइब्यूनल को सबमिट होगी, बट पहले अप्रूवल ऑफ वाइंडिंग अप कमेटी आएगी, जहां वाइंडिंग अप कमेटी कहेगी कि हाँ जी सही में सारी एसेट्स बिक चुकी हैं, लायबिलिटी की पेमेंट हो चुकी है, और तब जाकर फाइनली डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करेगा कौन, ट्राइब्यूनल। बस डिसोल्यूशन के ऑर्डर का मतलब होता है सब खत्म, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ये इस ऑर्डर का मतलब होता है। तो ये हमारा है सेक्शन 277, ये भी केवल एनालिसिस से ही करना है। ठीक है जी, आज पहली क्लास हम यहाँ पर इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास के अंदर आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, धन्यवाद धन्यवाद आज पहली क्लास के लिए, थैंक यू।